नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। कांग्रेस ने आज़ादी के बाद लगभग 60 साल तक देश पर शासन किया, सभी जानते हैं, और जी भरकर हर स्तर पे भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार क्षेत्रीय दलों के नेताओं तक पहुँच चुका है और भ्रष्टाचार के मामले भी अलग-अलग किस्म के आने लगे हैं। दिल्ली में शराब घोटाले में जहां मंत्री, नेता से लेकर के मुख्यमंत्री तक की मिलीभगत की बात सामने आ रही है, वहीं एक महिला सांसद ने महंगे गिफ्ट और घूस लेकर के संसद में सवाल पूछ डाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभाली और सत्ता संभालने के साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की बात कही थी। देश के कई हिस्सों में नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई, उसी का नतीजा है और यही वजह है कि पीएम मोदी भ्रष्ट नेताओं की आंख की किरकिरी भी बने हुए हैं और मोदी को सत्ता से हटाने के लिए साजिशें रची जा रही हैं। देश में ही नहीं, विदेशों में भी कई ऐसी ताकतें उभर रही हैं जो मोदी को सत्ता से हटाने में लगी हुई हैं। आज इसी पे बात करते हैं कि कैसे केजरीवाल और महिया मोइत्रा सरीखे नेता खुलेआम देश की जनता के भरोसे को तोड़ रहे हैं और उल्टे इन्वेस्टिगेशन सिस्टम को ही कोस रहे हैं। एक तरह से चोरी भी और सीना जोरी भी। आज इंडी अलायंस, जिसे जांच एजेंसियों से बचने यानी कि मोदी के सिस्टम से बचने के लिए, मोदी को सत्ता से हटाने के लिए जो एक गठबंधन बनाया था, उसका बंधन अब ढीला पड़ रहा है। कुछ तो मोदी के चाबुक से बचने के लिए विदेशी ताकतों की मदद लेने में भी परहेज नहीं कर रहे हैं, विदेशों के दौरे कर रहे हैं। तो आज के मेरे बहुत ही खास मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। जी सर, संसद में सवाल पूछने के बदले में पैसे लेने के मामले में फंसी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने नए आरोप लगाए हैं। महुआ एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई, उन्होंने एथिक कमेटी को जवाब देने की बजाय उल्टे उन्हीं पे आरोप लगा दिए। कैसे देखते हैं सर आप इसे? कि आरोप की अगर बात कही जाए तो आरोप बहुत गंभीर है। गंभीर इस दृष्टि से है कि भारत में सबसे पहले जो पहली संसद थी, यानी कि जो संविधान सभा थी, जो संसद भी नहीं बनी थी, उसमें सबसे पहले इस किस्म का एक मामला आया। कोई मुदगल नाम था उनका जो सदस्य थे, और वो उन्होंने कुछ इसी किस्म का सवाल पूछने को लेकर के और किसी शायद ज्वेलर्स की हितों को लेकर के था या कुछ इसी किस्म की, और उनकी सदस्यता खत्म की गई थी और जवाहरलाल नेहरू ने उस प्रस्ताव को रखा था उनकी सदस्यता खत्म करने के लिए। तो जहां तक महुआ मोइत्रा पर आरोप सही है या गलत है, इस पर तो हमें टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है जब तक कि कोई निर्णय आगे न हो। लेकिन जहां तक आरोप की बात है, वो आरोप बहुत बड़ा और बहुत गंभीर है। उसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि जो प्रश्न पूछने की जो प्रक्रिया है, उसमें सांसद को खुद प्रश्न पूछने होते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति उनकी तरफ से नहीं पूछता। दूसरे, ठीक है कि सांसद खुद नहीं टाइप करते, सांसद खुद ऐसा नहीं करते कि किसी व्यक्ति के हाथ पहुंचाते रहे हों पहले, और अब चूंकि ऑनलाइन है तो खुद टाइप करें, उसकी एक व्यवस्था है। और सांसदों के जो, जहां तक मेरी जानकारी है, उनको जो भत्ते वगैरह मिलते हैं उसमें उनके सहायक के लिए भत्ते भी होते हैं। तो एक एक तरीका है। पर यहाँ पर जो सवाल उन्होंने पूछा है, वो जो भी बात हुई है वो एक ऐसे व्यक्ति के मार्फत हुई है जो एक बड़ा आर्थिक रूप से एक बड़ा उद्योग, मतलब कारोबारी व्यक्ति है। तो फिर ऐसे में और उनका जो सवाल है वो उनके प्रतिस्पर्धी जो भी कारोबारी हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो एक किस्म का संशय तो पैदा होता है। अब सवाल ये है कि वो क्या सिद्ध होगा, कैसे सिद्ध होगा, क्या तय हो पाएगा कि नहीं। पर सवाल ये कि जब आप अदालत के सामने जाएं तो अदालत को ही अगर आप कटघरे में खड़ा करें, तब फिर एक संशय पैदा होता है कि ये क्या ये सब
घूम करके, फिर करके कुछ और रास्ते पर ले जाने की बात हो रही है और तो ये शुद्ध राजनीति बनती है। तो मेरी समझ से ये राजनीति ठीक नहीं है और इसके जो भी परिणाम है आगे आएँगे लेकिन कल जो हुआ है वो भी कोई बहुत अच्छी बात तो सर उन्होंने कमेटी के चेयरपर्सन विनोद सोनकर के लिए भी कहा है कि उन्होंने शब्दों से मेरा वस्त्र हरण किया है। चेयरपर्सन पे वो आरोप लगा रही हैं। और सामने आई कि उनसे ये पूछा गया कि रात में आप किससे बातें करती हैं? इस पे वो भड़की और जब आईटी मिनिस्ट्री ने उनके सामने पूरे प्रूफ रख दिए कि आपकी इस समय आपकी लॉगिन किया गया दुबई से और ऑब्वियसली उनके पास जो बातचीत हुई है उसका भी रिकॉर्ड हो गया होगा ही। तो ऐसे में वो कैसे आरोप लगा रही हैं? देखिए, इस बात के 2-3 अलग-अलग पहलू हैं, ठीक? ये तो एक मानी हुई बात है कि हम किसी महिला का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे समाज में कम से कम। जी, जी। तो ये आरोप अगर है और इसमें कोई सच्चाई है, तो वो आरोप बिल्कुल विचारणीय है। पर इसके 2-3 अलग-अलग पहलू हैं। एक तो ये कि जो कमेटी की एथिक्स कमेटी की बैठक हुई है, हुँ, हुँ। उसके अंदर जो भी बातें हुई, उसको बाहर नहीं आना चाहिए, एक एग्ज़ैक्टली। उसका सिद्धांत है। और हुँ, हुँ। यदि शिकायत है किसी प्रकार की, चाहे वो प्रश्न पूछने को लेकर के है या किसी और प्रकार की भी शिकायत है, जैसे वस्त्र हरण का जो आरोप है, तो उनका आरोप आशय ये है कि उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए सवाल किए गए। तो आप उत्तर ना दें या जो भी उत्तर ठीक समझें वो उत्तर दें उसका और जब रिपोर्ट आएगी या क्योंकि इसमें सभी पार्टियों के सदस्य होते हैं जो जी। एथिक्स या कोई भी संसदीय समिति जो होती है उसमें सभी का प्रतिनिधित्व होता है। हुँ, तो हुँ। ज़ाहिर है कि सदस्यों की अलग-अलग धारणाएँ हैं, अलग-अलग मत हैं और राजनीतिक कारण भी हैं। पर यदि आप उनके चेयरमैन से भी अगर आपको शिकायत है, तो शिकायत तो अपनी जगह पर है। शायद उसके बाद उन्होंने एक पत्र लोकसभा अध्यक्ष को लिखा भी है। तो जी, जी। वो शायद भी उन सब चीज़ों को आधिकारिक रूप से कागज़ों में दर्ज कराया जाना चाहिए। अंततः जो रिपोर्ट आएगी उसमें वो सब बातें आएँगी। पर यदि हम बाहर आकर के पत्रकारों या मीडिया के बीच में कुछ ऐसी बातें करें, उसके बाद उन्होंने आज ट्वीट भी किए हैं इस जी। आशय के। जी, जी। तो सवाल ये है कि हम शायद राजनीति में ज़्यादा उसको खेल रहे हैं, बजाय इसके कि उसके जो नैतिक और जो उसके न्यायिक कानूनी जो भी तौर-तरीके हैं, तो इस चीज़ को लेकर के हमको फिलहाल अभी ऐसा लगता है कि ये राजनीति का शिकार हो रही है। जब आप पर आरोप लगता है किसी व्यक्ति पर, तब आरोप बदले में वो दूसरा आरोप लगा करके वो उस बात को बढ़ा देता है। ये बात इधर आप चूँकि संयोग से कल ही आम आदमी पार्टी का मतलब वो हुआ जी, है वहाँ पर गुरुवार को, तो जी। उसमें भी वहाँ आप देखें कि वो उपस्थित नहीं हुए केजरीवाल जी हाँ, और हाँ। आम आदमी पार्टी की भी एक परंपरा रही है कि वो बदले में आरोप लगाते हैं। जैसे कोई ईमानदारी का आरोप लगे तो वो 4 आरोप और लगाते हैं और कुछ नए जी। दूसरे मसलों को उठा देते हैं। हुँ, ऐसा ही हुँ। लगता है इधर भी हो रहा है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो राजनीति कर रही हैं, ना कि एथिक कमेटी के सामने अपने प्रश्नों के उत्तर देना या सुनना चाह रही हैं। हाँ, प्रत्यक्ष रूप में मुझे ऐसा लगता है कि जो एक संसदीय तरीका है बात करने का या काम करने का, वो तो ये है कि एथिक्स कमेटी में आप जाएँ, उसके अंदर जो पूछे उसके जवाब दें। यदि कोई आपत्तिजनक प्रश्न पूछे गए हैं तो उसके उसी प्रकार के जवाब दें या कहें कि मुझे इसका जवाब नहीं देना है। वो जवाब कागज़ में या जो भी उसका प्रोसीजर है उसमें दर्ज किया जाएगा। देखिए संसदीय जो व्यवस्था है इसमें ये इतनी पारदर्शी होती है कि इसमें सब कुछ नोट किया जाता है। मैं नहीं जानता कि कोई टीवी कैमरा वगैरह पर होती है या नहीं, लेकिन जी। कागज़ पे तो वो सारी चीज़ें दर्ज की जाती हैं। तो जी, वो जी। दर्ज कराया चाहिए और अंदर से जो भी बातें हों उनको बाहर नहीं कहा जाना चाहिए। आपने अरविंद केजरीवाल को टच किया। अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने सम्मन दिया था, तो वो दिल्ली से ही भाग निकले और उन्होंने सम्मन पे बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगा दिए। वो ये कह रहे हैं कि उनका सम्मन जो है वो स्पॉन्सर्ड है, प्रायोजित किया गया है। मतलब ऐसा
करके, ऐसा मतलब एक सीन बना करके, ऐसा टैक्टिस अपना करके, क्या वो बच सकते हैं ईडी की जांच से? मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से शुरू में जब उनकी राजनीति शुरू हुई थी, तो हम बहुत प्रभावित, क्योंकि उनके जो बातें थी, उनके तौर तरीके थे, आंदोलन जिन चीज़ों को लेकर के किया था, भ्रष्टाचार वगैरह को लेकर के, उन्होंने ये ही नहीं, मेरा ख्याल है देश में एक बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया था और उनके साथ कई तरीके के लोग जुड़े थे। जी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा कि उनके काम करने के तरीके में और जो उनकी बातें हैं, उनमें बड़ा फ़र्क आ गया है। शायद वे उन्हीं तरीकों से काम कर रहे हैं जैसे दूसरे राजनीतिक दल काम करते हैं। अब दूसरे राजनीतिक दल का मेरा आशय ये है कि जो भी मुख्यधारा की राजनीति में खराबियां थी, कमजोरियां थी, वो उनके काम और व्यवहार में भी दिखाई पड़ रही हैं। वो अपनी पार्टी के हाईकमान है, वो सुप्रीमो है, तो और उनके तमाम जो अच्छे मित्र थे वो सब बाहर जा चुके हैं। अब वो एक नए किस्म के लोग उनके साथ जुड़ गए। जी। वो एक उनकी राजनीति है, ठीक है, जो भी उचित है, अनुचित है। लेकिन आप अगर और बात करें, तो जब उनको ईडी का जो भी पत्र मिला, समन मिला, उसके बाद वो 4 दिन तक बिल्कुल चुप रहे। उन्होंने कोई न बयान दिया, ना उन्होंने कोई जवाब दिया। उसके बाद शायद उन्होंने विचार विमर्श किया होगा अपने कानूनी सलाहकारों से। उसके बाद उन्होंने एक वो पकड़ा कि मुझे क्यों बुलाया गया है, क्या मैं अपराधी हूँ, क्या मैं अभियुक्त हूँ, क्या मुझे गवाह माना गया है, क्या मुझे कुछ और कोई राय लेनी है, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सवाल पूछने का उनको अधिकार है, पर ये सवाल तो आप ईडी से ही पूछेंगे। ईडी एक देश की कानूनी व्यवस्था के तहत बनी गई एक संस्था है। अगर वो आपसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, और अगर आपके पास समय नहीं है, तो 4 दिन पहले ही बता दिया जाना चाहिए था कि ऐसा नहीं, ऐसा करें। आपने देखा सोनिया जी के साथ हुआ था, तो सोनिया गांधी शायद तबीयत खराब थी, उन्होंने कहा था कि अभी मेरे लिए संभव नहीं है, तो तारीख बदल दी गई थी। इनकी तारीख भी बदल दी जाती और पर इन्होंने तो समन लेने के बाद बिना किसी, इसलिए मैं कहूंगा कि वो नहीं गए, तो इसका मतलब है कि अब एक नया समन उनके नाम जारी होगा। कोई उनको समन कर देने मात्र से वो अपराधी सिद्ध नहीं हो जाती। पर इतना है कि ऐसा पहले से, चूंकि आपने देखा उनकी जो सहयोगी हैं, जो मंत्री, जी, जी। पूरी टोली है उनकी। नहीं, आतिशी जी ने हाँ। एक कायदा बयान दिया कि ये गिरफ्तार किए जाएंगे, फलां गिरफ्तार किए जाएंगे, इतने गिरफ्तार होंगे, हमें फांसी पर लटका दीजिए, हम डरते नहीं है। तो आप ऐसा कह रहे हैं? अगर गिरफ्तार होते हैं तब तो कहना बाद में समझ में आता है, अगर पूछताछ की जाती है तो बात फिर यहाँ पर भी वही है जो आप महुआ मित्रा के बारे में कह रहे थे। जी, जी। कानूनी व्यवस्था के कानूनी तरीके या उन तरीकों को ना अपना कर हम राजनीतिक तरीकों से इन चीजों का निपटारा करना चाहते हैं। ये अपने आप में एक अंतर्विरोध है। ये फिर राजनीति है, शुद्ध राजनीति जैसे बाहर हो रही। जी, सही कहा आपने सर। अच्छा, मैं अगर इंडिया अलायंस की बात करूँ, तो उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस पहले तो हम ये समझ लें कि इसे बनाया किस लिए गया था, क्योंकि यही सब चीज़ें थी। इनको डर था कि हमने जो काले कारनामे किए हुए हैं, हम पे रोज़-रोज़ कार्रवाई हो रही है, हमारे आधे साथी जेल में पड़े हुए हैं, और ये मोदी को सत्ता से बाहर करने का इनका मकसद भी यही है कि ये अपने जो इनके मन में आए वो करते जाएँ। खैर, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में आप जान रहे हैं कि इस समय ज़ुबानी जंग छिड़ी हुई है, और उसका जो रीज़न है वो सीटों का बँटवारा है। इसको लेकर के खींचतान हो रही है। मध्य प्रदेश में भी हमने देखा। तो आपको सर इसमें क्या लग रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार ने भी ऐसी बात की है। देखिए, जो अभी आपने महुआ मित्रा या केजरीवाल की बात की, जी। संयोग से ये भी जो इंडिया अलायंस के भागीदार हैं, मतलब तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है। दोनों कांग्रेस पार्टी के साथ इस अलायंस के महत्वपूर्ण पार्टनर हैं। हालांकि दोनों उनके प्रतिस्पर्धी भी हैं, और जो इंडिया अलायंस का जो अंतर्विरोध है वो इन दो पार्टियों से
सबसे ज़्यादा खड़ा होगा या अभी जो आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा आपने समाजवादी पार्टी का नाम लिया या नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार तो एक तरीके से इस इंडिया अलायंस के जो प्रस्तोताओं में से या सूत्रधारों में से एक हैं, क्योंकि जी, जी। उन्हीं की पहल पर पटना में सबसे पहले बैठक हुई थी। लेकिन हुँ, हुँ। सबकी अपनी-अपनी छोटी-छोटी शिकायतें हैं। अच्छा, हुँ, हुँ। दूसरा जब 28 पार्टियों का गठबंधन है, तो ये भी मान के चलिए कि कुछ ना कुछ उनके शिकायतें होंगी, कुछ ना कुछ उनकी बार्गेनिंग वगैरह को लेकर के बातें होंगी, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत सिर्फ ये है कि अ, आप जो बम्बई में जो लास्ट मीटिंग हुई थी, उसके बाद कुछ कार्यक्रम तय हुए थे कि ये कोऑर्डिनेशन कमेटी काम करेगी, वो फिर अ, गठबंधन के लिए जो सीट्स के फॉर्मूले वगैरह पर बात करेगी और कुछ कार्यक्रमों को लेकर के, कुछ एक स्लोगन्स को लेकर के, बल्कि एक सिंबल को लेकर के भी बात हुई थी। लेकिन मूल बात ये थी कि क्या जो इंडिया अलायंस है, वो विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों में होने जा रहे हैं, क्या इसमें भी वो अलायंस होगा या नहीं होगा? मूलतः तो वो लोकसभा चुनाव के लिए है। हुँ, तो हुँ। फिलहाल ऐसा लगता है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में, जैसा नीतीश कुमार का आपने बयान सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तो अब अपने इन राज्यों के चुनाव में ही लगी हुई है। ठीक है, वो लगी हुई है क्योंकि पार्टी बड़ी है और उसका इन कम से कम 3 राज्यों में बड़ा स्टेक है और तेलंगाना में भी वो प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से हम आएँ। और उन्होंने ये ज़रूर है कि समाजवादी पार्टी के साथ जो कुछ बातें हुई थी कि मध्य प्रदेश में 10 सीटें या 6 सीटें जो भी वो देने की बात है, लेकिन वो बना नहीं और फिर वो अलग-अलग है। तो अखिलेश यादव ने इस किस्म का बयान दिया कि हम उत्तर प्रदेश में भी सभी सीटों पर लड़ेंगे या वगैरह। तो आपको आज ये दिखाई पड़ रहा है कि इंडिया अलायंस के जो कारक हैं, जो महत्वपूर्ण जो उसके लेने वाले भागीदार हैं, वो किसी न किसी रूप में टकराने भी लगे हैं और कहना मुश्किल है कि ये बहुत अच्छे तरीके से चलेगा या नहीं चलेगा। पर जो आप अगर देखें तो महुआ मित्रा के मामले में भी और जो केजरीवाल जी के मामले में भी जो इंडिया अलायंस की तरफ से जो एक जो मोर्चा लिया जाना चाहिए, वो भी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। जी, कांग्रेस पार्टी के भीतर, दिल्ली कांग्रेस के भीतर भी और पंजाब कांग्रेस के भीतर भी आम आदमी पार्टी को लेकर के एक प्रकार की काफ़ी कड़वाहट है। जी। इसी तरीके से बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बंगाल में और असम में जितनी सीटें कांग्रेस को देना चाहती है या असम में ज़्यादा सीटें लेना चाहती है, क्योंकि असम में बहुत उसका वो नहीं है, तो वो सीट चाहते हैं। अभी बार्गेनिंग का ही माहौल है। तो वो ये संभव है कि बार्गेनिंग जब एक प्रकार के स्टैंड लेते हैं आप, अ, टकराव का बोल लेते हैं, तो अंततः फिर दूसरी पार्टी भी बार्गेन करती है और कहीं न कहीं समझौता होता है। ये समझौता होगा या नहीं होगा हम अभी नहीं कह सकते, क्योंकि इस महीने के अंत तक चुनाव है। अब 3 दिसंबर 2 दिसंबर शायद जब परिणाम आएँगे, उसके बाद इंडिया अलायंस के जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, कुछ और ज़्यादा आपको मुखर होते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद कुछ 3 या 2 या 3 महीने बचते हैं जब लोकसभा के चुनाव की तैयारियाँ शुरू हो जाएँगी। तो जो कुछ हो रहा है आजकल, ये आपको इंडिया अलायंस के अंदरूनी टकराहट को भी बता रहा है। सही कह रहे हैं सर, क्योंकि नीतीश कुमार ने तो मतलब इस जिसे कहेंगे एक भद्दी-सी भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि गठबंधन की ऐसी की तैसी और बीजेपी और आरजेडी के बाद अब उन्होंने सीधा जो है हमला कांग्रेस पे कर दिया है। वो ये ठीक समझ रहे हैं क्योंकि पूरा इंडिया अलायंस जो है इस समय कांग्रेस ने ग्रैब कर लिया है। और देखिए, नीतीश के मुँह से इसलिए अजीब लग रहा है क्योंकि ही इज़ द पर्सन जिसने इंडिया अलायंस को शेप अप किया। पहली बैठक भी पटना में हुई और अब वो ऐसी बात कर रहे हैं कि गठबंधन की ऐसी की तैसी। किस तरीके से देखते हैं आप इस सिनेरियो को? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा स्टेक आप मान लीजिए कांग्रेस पार्टी का है देश भर में। जी, जी, क्योंकि जी। अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी फिर से आती है, तो सबसे बड़ा धक्का कांग्रेस पार्टी को लगेगा, क्योंकि न तो नीतीश कुमार के, न ममता बनर्जी के, न अखिलेश के राष्ट्रीय स्तर पर उतने बड़े स्टेक्स हैं जितने
उनके क्षेत्रीय स्तर पर। तो ठीक है, नीतीश कुमार को ये आशा करती थे या चलते थे इस आधार पर कि वो उनका गठबंधन बनेगा तो उनको अपने राज्य में स्थिति अच्छी, हालांकि कुछ ये भी मानते हैं कि व्यक्तिगत रूप से उनकी भी इच्छा होगी कि जैसे एच.डी. देवेगौड़ा कभी प्रधानमंत्री बने थे, इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने थे, यानी छोटे दलों के क्षेत्रीय लोगों को मौका मिला, क्योंकि जब गठबंधन बनता है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए 543 सीटों में चुनाव होगा, इसमें से कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और कितनी सीटों पर जीत कर आएगी, इससे बहुत कुछ चीजें तय होंगी। राहुल गांधी ने भी और खड़गे साहब ने भी पिछले कई महीनों से, जब से उनकी वो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा हुई थी सितंबर में पिछले साल, उसके बाद से बहुत सारे मामलों पर, विवादित मामलों पर बोलना बंद कर दिया था। जैसे कांग्रेस पार्टी तो जोर नहीं दे रही कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन हो। इसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि राहुल गांधी को वो मोदी के सामने नहीं खड़ा करना चाहते, क्योंकि उनको अंदाज है कि वो फिर एक राष्ट्रीय स्तर पर अगर ऐसे किया जाएगा तो उसमें गांधी पीछे रहेगा। दूसरा कारण ये कि अगर वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करने का प्रयास करते हैं, तब ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार या कुछ और जो भी प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं, उनको ठेस लगेगी और वो दूर चले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य फिलहाल इस गठबंधन को बनाए रखने का था, इसीलिए कांग्रेस लगातार खामोशी सारी चीजों को देख रही है। लेकिन सारे स्टेक्स उसके हैं, सारी योजनाएं कांग्रेस की हैं और कांग्रेस ही अंततः इस गठबंधन का केंद्रीय, ये नाम भी जो दिया है इंडिया, ये गांधी और ममता बनर्जी के बीच की आपस की बात से नाम लिखा गया है। तो इसको मतलब गठबंधन के भीतर कई प्रकार की बातें हो रही हैं, क्योंकि अंग्रेजी का नाम है, भारत होता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन इसके कारण भारत और इंडिया का एक झगड़ा खड़ा हो गया, यहाँ तक कि भारत सरकार ने अब अपना जो आधिकारिक नाम भारत लेना शुरू कर दिया। तो इस दरअसल ये सब लोकसभा चुनाव के पहले के जो भी हिकअप्स हैं वो आपको यहाँ दिखाई पड़े। आपने सर अभी जिक्र किया कि कांग्रेस बीजेपी के बाद एक बड़ी पार्टी है। नो डाउट कांग्रेस बीजेपी के बाद एक बड़ी पार्टी है और राहुल गांधी एक तरह से देखा जाए तो उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इधर देखा जा रहा है कि राहुल गांधी बिना बताए ही किसी न किसी देश की यात्रा पे चले जाते हैं। अभी रिसेंटली वो उज्बेकिस्तान का उन्होंने दौरा किया और वहाँ पे वो कुछ ऐसी हस्तियों से मिलके आए जो कहना चाहिए कि भारत विरोधी हैं। इस पे मैं टिप्पणी चाहती हूँ आपकी। देखिए राहुल गांधी के पिछले 2-3 साल के अगर आप दौरों को देखें तो जब गुजरात के चुनाव, पिछले वाले चुनाव हुए थे, तब वो अमेरिका के दौरे पर गए थे, उसके ठीक पहले। फिर अभी पिछले दिनों वो इंग्लैंड के दौरे पर थे, उसके पहले भी इंग्लैंड के दौरे पर गए थे और वहाँ वो 2-3 जगह पर उनके साथ इंटरव्यूज वगैरह की योजना बनती है और वो कुछ बातें कहते हैं। हालांकि जो उज्बेकिस्तान की यात्रा का जो दौरा हुआ उसमें कोई खुली बातें यानी कोई इंटरव्यू या कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई, पर वो जो महिला जिनसे उनकी भेंट हुई होगी या जिनके बारे में कहा जाता है, वो माना ये जाता है कि एक एंटी इंडिया एक क्लिक दुनिया में काम करता है। उसमें बहुत से अमेरिकन एनजीओ भी हैं, अमेरिकन पूंजीपति भी हैं और वो जो भी ये आपका खासतौर से जासूसी वगैरह के प्रकरण की जो बातें हैं, उसमें ये माना जाता है कि बहुत सारे ग्रुप्स और उसमें बहुत सारा अमेरिकी मीडिया को भी ये कहा जाता है कि उनकी दिलचस्पी भारत में सत्ता परिवर्तन में है। जी जी। और जो भारत का जो कांग्रेस पार्टी का जो एलिमेंट है उनके साथ उनकी हमदर्दी और ऐसे उनके मित्र भी हैं जो पश्चिमी मीडिया में, पश्चिमी राजनीति में सक्रिय है। तो ये संभव है। अब ठीक है, अगर उनके कोई मित्र या सहयोगी हैं, लेकिन काम जो भी हो वो खुले पारदर्शी तरीके से और जो राजनीतिक तौर तरीकों की जो भी पद्धति है, कानूनी पद्धति कहिए,
ऑफिशियली कहिए, आधिकारिक रूप से कहिए, होना उसके मार्फत ही चाहिए। हम नहीं जानते कि भारत के हित किस, क्योंकि ये राफेल का जो कार्य हुआ था समझौता, पहले उसको लेकर के आपत्तियां हुई, पर हम ये जानते हैं कि देखिए राफेल या ऐसे जो भी सौदे हैं, ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों के साथ जुड़े हुए होते हैं। इनसे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि जो भी आपने देखा राफेल का मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट में गया, ये भी देखा गया कि हमारे सीएजी ने उसके बारे में क्या जानकारी ली या नहीं, कीमत कितनी थी, कम थी, ज़्यादा थी। ऐसा नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री अगर कहे कि इसका इतना दाम दे दो तो दे दिया जाएगा। एक पूरा सिस्टम काम करता है। वो सिस्टम को जांचने और बांचने का तरीका हमारे कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको जरूर देखा होगा। पर जब हम कहीं संदेह पैदा करते हैं, जैसे कि आप महुआ मित्रा की बात कह रही थी, तो अगर महुआ मित्रा संदेह पैदा करती हैं किसी एक सिस्टम में, तब फिर ऐसा ही अगर हम कल को देखें तो सुप्रीम कोर्ट को लेकर के कई बार संदेह पैदा किए जाते हैं कि उसमें ऐसा है, या किसी एक सिस्टम में। तो हमें सिस्टमेटिक जो संदेह हैं उनको नहीं बढ़ावा देना चाहिए। राजनीति में खुलकर आइए, खुलकर आलोचना करिए किसी भी नीति की, अर्थव्यवस्था की, आर्थिक नीतियों की, जो भी, पर सिस्टम को ये बताने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वैसे ही जैसे ईडी या सीबीआई, संभव है कि इनका दुरुपयोग हो पाता हो, लेकिन अगर हो भी पाता है तो वो उसकी परंपरा, कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक देश में शासन किया है। कांग्रेस और सीबीआई पर तोता होने का जो आरोप था वो तो उसी समय लगा जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। तो ऐसा कुछ नया नहीं है, ये सब चीजें पहले से स्थापित हैं। फिर भी अगर कोई आरोप है या इसको साबित करना चाहते हैं तो उसको पारदर्शी तरीके से सामने लाना चाहिए। और ये दरअसल चुनाव में काम आने वाले जो नारे हैं उनका पार्ट है, और ये आपको लोकसभा के चुनाव आने तक काफी सुनाई पड़ेंगे, दिखाई पड़ेंगे। आपने अभी महुआ का जिक्र किया, तो आप भी जानते हैं कि जो कारोबारी जो हैं दर्शन हीरानंदानी, उन्होंने तो सब कुछ खुला खुला एफिडेविट में दे दिया है कि हाँ, मैं इनकी आईडी और पासवर्ड यूज कर रहा था। इधर आईटी ने उसको एग्जामिन कर लिया है, वो रिपोर्ट एथिक कमेटी के सामने रखी है। उन्होंने ये भी कहा है अपने एफिडेविट में कि हम बाहर मिलते थे, हमारी मुलाकातें होती थी, हमारे रिश्ते बड़े गहरे थे। एक बात, महुआ ने भी एथिक कमेटी के सामने रिलेशनशिप शब्द पहली बार यूज किया है कि हमारे रिश्तों में खटास आ गई, इसलिए ये सब बातें हो रही हैं। अब ये जो कह रही हैं कि हमारे साथ इस तरीके का बिहेव किया है, उन्होंने एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया है, वस्त्र हरण का। तो दर्शन हीरानंदानी के लिए तो उन्होंने ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया है, लेकिन एथिक कमेटी के लिए वो ये वर्ड यूज कर रही हैं। हाँ, देखिए मैंने फिर ये कहा कि चूंकि अंदर जो भी बात हुई होगी उसको उन्हें बाहर नहीं कहना चाहिए। पर अगर आप कल्पना करें कि एथिक्स कमेटी के चेयरमैन ने उनसे ये पूछा होगा, जैसा कि सुनाई पड़ रहा है मीडिया में, कि आपके दर्शन हीरानंदानी के साथ क्या रिश्ते थे। देखिए आप ध्यान दीजिए कि दर्शन हीरानंदानी के साथ भी उनके रिश्ते खराब हुए, और उनके अपने वकील जो थे उसके साथ भी रिश्ते खराब हुए। तो उन्होंने ये, और आखिर क्या वजह होगी कि दर्शन हीरानंदानी अगर वो करते थे उनकी तरफ से सवाल पूछने का कार्य, तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है ना कि कोई ऐसा व्यक्ति जो उनका अडानी का प्रतिस्पर्धी है, वो सवाल पूछ रहा है। वो अगर आपने काम दिया किसी को, अगर आपने अपने किसी सहायक को, असिस्टेंट, किसी क्लर्क को या किसी टाइपिस्ट को ये काम दिया होता तो बात समझ में आती। पासवर्ड तो हालांकि उसको भी नहीं दिया जाना चाहिए, पासवर्ड किसी बहुत ही भरोसे के व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, क्योंकि दिक्कत यह है कि जो आप शुरू में फॉर्म भरते हैं, जो वक्त ये सब दिया जाता है, उसमें आप ये घोषणा करते हैं कि ये किसी को नहीं सौंपा जाएगा। तो जो एनआईसी का जो भी एक व्यवस्था, तो अगर आपने पासवर्ड किसी ऐसे व्यक्ति को दिया है जो उसका प्रतिस्पर्धी है, तो वो प्रश्न तो बनते हैं और वो प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर जो भी रिलेशनशिप या रिश्ते के बारे में सवाल किया जाए तो उसको वस्त्र हरण
फिर भी हम उनकी बात को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछे गए होंगे, पर वो बात बाहर कहने के बजाय उन्हें जो व्यवस्था है उसमें अंदर शिकायत रखनी चाहिए और आगे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं या जहाँ भी हैं, देखिए अंततः आपको कल को अधिकार है, आप सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकेंगे। जी, हालाँकि लोकसभा के या संसद के मामले सुप्रीम कोर्ट में आसानी से सुने नहीं जाएँगे। फिर जी, भी ऐसा नहीं है कि देश में कानूनी व्यवस्था में कहीं रास्ते नहीं है, रास्ते हैं। पर अगर हम कानून की व्यवस्था को ही आरोप के घेरे में ले आएँगे, तो ये राजनीति है और ये राजनीति जनता को समझनी है या समझती होगी जनता भी देश की और वो अंततः इसका परिणाम कोई बहुत अच्छा नहीं होगा। इससे एक बार को ये लगता है कि शायद वो परास्त होती हुई दिखाई पड़ रही हैं और अपनी पराजय को वो इस प्रकार से दूर करना चाहती हैं या अपना फेस सेविंग है या जो भी आप जी, जी। सर, आपने मेरे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी और मेरे चैनल के लिए आपने समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। जी, जय हिंद, नमस्कार। जय भारत। जी।